किसी व्यक्ति को प्रेम करना ये हमारे जीवन का सबसे महान कार्य है। इसके नीचे जो भी छोटे छोटे कार्य है वो तो बस इस महान कार्य के लिए महज एक प्रयास है, एक प्रयत्न है और एक तैयारी है। ऐसा कवि राइनर मारिया रिल्के ने कहा था। रिल्के मेरा सबसे फेवरेट कवि है। मुझे पता है मैं एक पाप कर रहा हूँ किसी को फेवरेट कह के। आई डोंट मीन टू कंपेयर एनीबडी इन द फ्रेटर्निटी ऑफ पोएट्स। आई लव एवरी पोएट हु राइट्स and everybody is beautiful. I have to accept that, but Rilke stands out. और एक समय था मेरे जीवन का जब मैं ऐसा मानता था कि जिब्रान जिब्रान है, उसकी कोई तुलना में है ही नहीं। सारे कवि एक तरफ है और जिब्रान बस अपनी ही नदियों में कहीं है, उसकी कुछ अलग ही फ्लो है। He has his own way of putting things and he is so loving and बट एज रजनीश ऑल्सो सेड, ओशो ने जैसे कहा कि जिब्रान एक ऐसी फ्लूट है जिसमें से यूनिवर्स अपना संगीत गाता है। मैंने उसको बहुत पढ़ा, जिब्रान को, प्रोफेट से लेके बहुत सारी उसकी वार्ताएं, उसकी जो बहुत रेयर बुक्स थी वो भी मैंने खास मंगाई और पढ़ी। एंड आई रियली फेल इन लव विद जिब्रान। आई ऑल्सो रोट सम प्लेज ऑन हिज स्टोरीज। कुछ कविताओं में से उनका मैंने नाटक बनाए, बहुत कुछ किया और बहुत प्यार किया जिब्रान को। पर फिर जिब्रान से बाहर निकला, बहुत देखे अलग अलग प्रकार के जो भी कवि है और अचानक से रिल्के मिले मुझे। राइनर मारिया रिल्के, प्राग कवि, प्राग में जन्म हुआ था उनका। और फिर मेरी पूरी दृष्टि ही बदल गई कविता के प्रति। उनके वजह से मैं कविता तो लिखता ही था पहले, पर वो क्या थी, वो बहुत ही सूखी थी। सूखी मतलब उसमें सिर्फ प्यार की ही बातें थी। ऐसे रिल्के ने भी कहा है कि हर एक कवि शुरू तो रोमांटिसिज्म से ही करता है पर उसे अंत वहाँ नहीं करना है। There are many more doors to poetry and I think love is only one of them, but we should explore more which we do not explore. आज की कविताओं में ये चीज़ बहुत कम हमें दिखती है। There is no good poetry, a poetry that is objective as well as subjective. वो तो हम रिल्के की कविताएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, तब देखेंगे कि रिल्के ने रोमांटिसिज्म से बाहर जाकर कैसी कविताएं लिखी। जैसे कि उसने एक पैंथर पे कविता लिखी, उसने एक अंधे पे कविता लिखी, उसने एक स्पेनिश डांसर या उस पर कुछ कविताएं लिखी। और ऐसे कवि की आज हम बात करने जाने वाले हैं। इतना संगीतमय कवि है, पूरा ऐसा कवि जिसको पढ़कर मुझे सच में उस बात पर तो विश्वास आ ही गया कि कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसका आनंद नहीं उठाया जाता, वो सुनी भी जा सकती है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत बार सुना था कहीं पे भी कि कविता तो आप सुन भी सकते हो, उसका आनंद सुन के भी आ सकता है। मैं इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित रहता था और अपने आप को प्रयास करता था कि कविता कैसे सुनी जा सकती है। बहुत सारे कवि पढ़े, ग्रीक कवि मैंने बहुत कुछ पढ़े, रशियन कवि, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया, भारत के भी, मेरे गुजरात के भी मैंने बहुत कवि पढ़े, पर ऐसा कुछ मुझे इतना नहीं, मतलब आई डिड नॉट फाइंड माई सेल्फ एब्सोल्युटली इन दैट थिंग कि हाँ सही है भाई, कविता तो सुनी भी जा सकती है। या देयर वर फ्लैशेस हियर एंड देयर, कुछ छोटे छोटे ऐसे स्पार्क्स मुझे लगे कुछ कविताओं में कि हाँ ठीक है भाई, ये कविता पढ़ी तो लगा कि हाँ चलो कुछ आवाज़ आता है, पर वो इतना श्योर नहीं था। इट वॉज लाइक 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, इतना ही था। पर आज जब मैंने रिल्के को पढ़ा है तब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ कविता सुनी भी जा सकती है और उसका आनंद उसमें भी है। और ये कवि, एक कवि की सबसे बड़ी इट इज़ द बिगेस्ट टेस्ट फॉर अ पोएट टू अलाउ हिज रीडर्स to listen to what he is trying to say, listen to what he has written. एंड ऐसा कवि है। पहले तो उसका छोटा सा परिचय जितना मुझे पता है, मैंने ज़्यादा उसके आई डो नॉट गो मच इनटू द पोएट्स ओन लाइफ, बट यस आई श्योरली गो अ बिट इनटू इट। और उसके जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें थी उसके बारे में मैंने पढ़ा है। और बढ़िया ही प्राग में उसका जन्म हुआ और पिता एक फेल्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, मतलब उन्होंने वो छोड़ दिया, हिज करियर डिड नॉट वर्क वेल। एंड माता थी, उसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि रिल्के के साथ उसको एक बहन भी हुई थी, एक छोटी बहन, छोटी या बड़ी वो मुझे नहीं पता, पर वो बच्ची एक हफ्ते में ही कुछ उसका निधन हो गया, छोटी बच्ची। एंड देन हर मदर, Rilke's mother started to act with Rilke as if Rilke is a girl. And Rilke लिखता है कि I had to wear fine clothes and my mother decorated me as if I was a daughter child. And वो बड़ी ट्रेजेडी थी रिल्के के बारे में। और रिल्के ने कहीं शायद कंप्लेन भी की है कि वो अपनी माता से इतना खुश नहीं है। और रिल्के ने अपने पिता पर भी एक कविता लिखी है। तो थोड़े से संबंध ऐसे थोड़े नहीं थे, इतने भी ठीक नहीं थे। इसके अलावा रिल्के ने बहुत छोटे छोटे हमें ऐसे दिए थे। ही ट्राइड टू गिव अस हिंट, यू नो, दैट हिज चाइल्डहुड वाज नॉट as beautiful as it should be. It was a bit sad
on its places, it had its despair, and it had its tragedies and turns like everybody else has. उसके अलावा तो रिल्के भाई, he went into military training, वो एक मिलिट्री स्कूल में उसका दाखिला किया गया था, जहाँ पे उसने कुछ 1-2 साल या कुछ समय के बाद वो निकल गया, क्योंकि ही लिव्ड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजंस। रिल्के के पूरे जीवन के दरमियान वो उसका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं था, एंड दिस finally affected him. I think he died of leukemia at the age of 51. So his whole life went into illness. ये कवियों और आर्टिस्ट लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि जो कॉमन है। Kafka, if you look, Kafka also had a very, bad health. He did not have a good health throughout his life, and he faced many and several issues. Vincent van Gogh also had such many issues inside his life. Many other writers, अभी तो वीडियो तो फिर तो लंबा हो जाएगा, और मेरे तो कहने की बात यह है कि ऐसे तो रिल्के को भी बहुत सारे इलनेसेस थे। देन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मिलिट्री स्कूल और गेटिंग आउट ऑफ इट, ही वेंट इनटू, ही वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन राइटिंग पोएट्री, सो ही रोट पोएट्री इन हिज 18 व्हेन ही वाज 18-19, बट ऑल ऑफ दोस पोएम्स वर ओनली अबाउट लव। वो बस प्यार के बारे में ही थे कि तुम आओ हम आए, तुम और तुम्हारी यादें, बस उसके बारे में ही था। उसके विशेष कुछ था ही नहीं रिल्के के अंदर, तो उसने वही लिखा। उसके अंदर जो आवेग आ रहे थे, जो था उसके अंदर, उसने वो लिख दिया कुछ सोचे बिना। और उस दरमियान ही वॉज प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर सम एग्जाम्स, लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस जमाने में जो भी था, एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 3 years, और उसमें उसका एडमिशन भी हो गया, बट देन ही लिव्ड इट out of due to some reasons. He also got an admission into a college, but he left what he was trying to study. और बाद में वो रोडिन के पास जाता है। वो सारी कहानियां हैं जहाँ पे वो रोडिन के पास जाता है। ऑगस्ट रोडिन, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्कल्प्टर, वन ऑफ माय फेवरेट। उसका द थिंकर आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, ऐसे करके एक आदमी बैठा है, सोच रहा है, एंड दैट इज वेरी फिलोसॉफिकली पुशिंग टुवर्ड्स अस टू थिंक, प्लीज थिंक ऑन हाउ आर यू लिविंग। और उसका एक है द किस है, द हग है, कुछ है बहुत सारे, दे आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो रोडिन के पास जाता है, वो उसका पीए बनता है। एक्चुअली ही वेंट टू रोडिन because he wanted to write some memoir or something like that. और वो सब चीज़ों के दरमियान रोडिन के पास तो था ही पीए, पर उसने रशिया में भी बहुत सारे एक्सपेडिशन किए थे, जिसकी वजह से उसका बहुत अनुभव आया और उसकी पूरी दृष्टि स्पिरिचुअल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा था, और ये जो पूरा स्पिरिचुअलिज्म उसके अंदर आया रशिया जाने की वजह से, वहाँ पे वो टोल्स्टॉय को भी मिला था, और कुछ बोरिस पास्तरनॉक या कुछ मैं नाम भूल गया, उसके भी वो परिचय में आया था, कुछ उसके परिवार या उसके पूरे साहित्य से। टोल्स्टॉय से तो शायद वो मिला ही था। He was introduced to such great poets of that time, such beautiful novelists and all type of literature people. He met them, and उसके साथ तो spiritualism तो रशिया में जाके उसका वो introduction हुआ ही था। So these all the things did shape inside him. उसके अंदर कुछ तो बदला। He realized that there is some essence in writing. That if writing is not एसेंसफुल, मतलब उसमें कोई तत्व नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, तो लिखना ही बेकार है। उसने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, छोटा सा, वो मैं शायद समय होगा तो मैं आई विल ट्राई टू कोट अ फ्यू लाइंस आउट ऑफ दैट। So these all the things, and the most important thing was when he went to August Rodin, he became his PA, and Rodin simply gave him a few advice, out of which one of them was, if you really want to be a poet Rilke, तो तुम learn to observe, चीज़ों को देखना सीखो, चीज़ों को समझना सीखो, चीज़ जैसी है वैसे ही उसे देखो, उसमें से आर्ट बनाओ। रोडिन ने ऐसा उसे समझाया कि जैसा कि मैं whenever I try to make any sculpture, I just don't I don't think like how I will make the thinker, how I will make any of these things. I look at the stone, and the stone itself brings art out of me. वो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि उसने क्या मतलब, he basically tried to say is art comes to you, you do not have to try, जैसे कि आज बहुत लोग प्रयास करते हैं कविता लिखने की। मैं मिला हूँ उनसे, और मुझे पता है कुछ ऐसे लोग, तो ट्राई कि आज तो कविता लिखने ही बैठ जाएंगे, आज तो ये पिक्चर बना ही देंगे, ऐसा नहीं होता। बी देयर, बी वेरी मच प्रेजेंट इन द मोमेंट। रोडिन ने उसे यही समझा कि तुम ये क्षण में रहो, इन चीज़ों को देखो, और फिर उसमें से रिल्के ने अपनी ही थियोरी बनाई थी, वो हम बाद में सीख लेंगे, वो हम बाद में इस कविताओं को पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे कि रिल्के क्या what he took out of what Rodin's advice. So Rodin simply say, रिल्के तू देखना सीखो, चीज़ों को साथ उसके फ्लो में बहना भी सीखो। Rilke took that advice, and his poetry turned into something that I love.
जो उसने लिखा है वो बड़ा सुंदर है। उसको उसने न्यू पोएम्स करके कुछ नाम दिया था, और बाद में उसने एलेजीज भी लिखी, पूरे दुखद, जो एलेजीज मतलब लेमेंटेशन होता है एक प्रकार का। सो डू यू नो एलेजीज आया, बहुत कुछ चीज़ें आया, और उसके दरमियान रिल्के की शादी भी हुई थी, उसको एक बेटी भी थी, पर वो फिर मैरिज थोड़ा बहुत टूटा फूटा सा था। देर इज बिट ऑफ डिस्पेयर इन दैट एज वेल। सो कवि है भाई, आर्टिस्ट है, दुख तो रहता ही है। मैं भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है दुख क्या होता है। सो ही डिड नॉट फाइंड हिमसेल्फ विद द फ्लो, और वो बहुत घूमता रहा, पूरे यूरोप में घूमता रहा, आखिर में वो स्विट्जरलैंड में जाके ठहर जाता है। फाइनली ही ऑल्सो हैज मेनी लव अफेयर्स विद मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, पर ये वीडियो उस पर है नहीं, सो विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। फाइनली लेट अस कम टू आवर मेन पॉइंट, एंड दैट इज रिल्के's पोएट्री। एक एक करके जो कुछ मुझे कविताएं लिखी है, ये बुक है द सिलेक्टेड पोएट्री ऑफ राइनर मारिया रिल्के, एंड इट्स एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड बाय स्टीफन मिचेल। रिल्के ने बहुत उसमें फ्रेंच में भी लिखा है, जर्मन में भी लिखा है। वो बेसिकली ही इज जर्मन, सो he has written these poems and they were translated by Stephen Mitchell. It's an introduction by Robert Haas and it's a bilingual edition. So उसमें दोनों है साइड में, but I don't know German. I know a bit of Spanish, a bit of French here and there, and I can identify when people speak European languages, but I really don't know them except the Spanish and French things. So it's one of the best translations as people have said, but I do not know because I have not read any translations apart from this. So let us begin. कुछ कविताएं ही हम इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी झलक देंगे आपको, उससे विशेष हम जाना नहीं है। बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। जो बुद्ध ने नहीं कहा था कि मैं आपको चांद दिखाने आई हूँ, आप मेरी उंगलियां मत पकड़ लो, मैं आपको थोड़ा बहुत चांद की एक थोड़ी झलक दूंगा, आप थोड़ा देख लो कि ये कवि क्या है, ये कितना सुंदर कवि है, फिर आप अपनी मर्जी से पढ़ो। बहुत सारे, अभी तो थोड़ा और फेमस हुआ है, उसकी कुछ कोट्स, उसके कुछ पोएम्स और उसके ने जो लिखा है वो आजकल मूवीज में भी बहुत आता है, मतलब कुछ मूवीज में आया है। सो ही इज फेमस राइट नाउ फॉर हिज रोमांटिक पोएम्स एंड समवॉट these objective poems, but let us discuss a few of them today. पहली है हमारी, let me open the book, it is Lament, page number 9 on this book. You can buy this book on Amazon, I think. मेरे भैया ने ले दी थी, I did not know. So the first poem of our discussion today is Lament, and it's from the book of pictures. Everything is far and long gone by. I think that the star glittering above me has been dead for a million years. I think there were tears in the car I heard pass, and something terrible was said. देखो उसने क्या लिखा है कि सब जैसे दूर चला गया है, और मुझे लगता है कि जो तारे मेरे ऊपर टिमटिमा रहे हैं वो तो हजारों सालों से मृत है, हजारों नहीं लाखों सालों से। रिल्के ने ये बात उस समय में कह दी थी जब विज्ञान इतना भी आगे नहीं बढ़ा था, और वो तो वैज्ञानिक था भी नहीं कि मेरे ऊपर जो भी सितारे हैं, तारे हैं, वो तो लाखों सालों से मर गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है कि नहीं, आज जो हम तारे ऊपर देखते हैं ना, वो ऐसा भी बन सकता है कि वो अपना प्रकाश जब उन्होंने फेंका होगा तब वो तो लाखों साल लगे होंगे उस प्रकाश को यहाँ पे आने में, पर वो जब प्रकाश यहाँ पे आया होगा, द टाइम इट टुक टू कम ऑन दिस अर्थ टू शो कि ये क्या है यहाँ पे, टू रिफ्लेक्ट द पिक्चर ऑफ द स्टार, जो ऑब्जेक्ट है स्टार, वो जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, हम देख रहे होंगे अपनी आंखों से, तब ऐसा भी बना होगा कि ये लाखों वर्ष दरमियान जब ये ट्रैवल कर रहा है तब ये तारा मर गया होगा। ये रिल्के ने कुछ भी मतलब पोएटिक सेंस में कह दिया, एंड ही इज राइट। So let us not put logic into poetry, but this is what I found. I think there were tears in the car I heard pass, and something terrible was said. A clock has stopped striking in the house across the road. When did it start? A great commentary on time, कि समय कब शुरू हुआ था। एंड मेरे एक दीवार के सामने जो एक घर है, उसमें मतलब रोड के सामने जो घर है वहाँ पे एक घड़ी है, और उस घड़ी ने उसमें समय दिखाना बंद हो चुका है वो। एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट, ये कमेंट्री यू कैन हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि समय जैसा कि विशाल है, उसकी कोई सी विरल है, उसकी कोई अंत ही नहीं है, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। व्हेन डिड इट स्टार्ट, और डिड इट स्टार्ट एट ऑल, ये तो रिल्के ने नहीं लिखा है, पर व्हेन डिड इट स्टार्ट एट ऑल माय फ्रेंड्स, I would like to step out of my heart and go walking beneath the enormous sky. उसने उसके पहले जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की कि घर है, गाड़ियाँ जा रही है, उसमें कोई रो रहा है, अब रिल्के कह रहा है, एक आर्टिस्ट अपने हृदय से कह रहा है
कि आई वुड लाइक टू स्टेप आउट ऑफ माई हार्ट। मुझे अपने इस हृदय से बाहर निकलना है, मुझे मेरी ही दुनिया में से अब बाहर निकलना है। मेरी ही अंदर जो दुख है, मेरी जो पीड़ाएं हैं, मेरे जो प्रेजुडिसेस है, मैं जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहता हूँ, जो संसार में पड़ा रहता हूँ, मुझे बस अपने हृदय से बाहर निकलना है। एंड आई वुड गो वॉकिंग बीनीथ द एनॉर्मस स्काई। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर आकाश, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट, बट आई एम सिटिंग इन अ गार्डन। सो रिल्के wants to walk beneath the enormous sky, and he wants to be present in the very moment that is life. He wants to enjoy everything. I think poetry has to do these things to you. Poetry must be like this, जो आपको कहे कि हाँ, मुझे भी अब अपने हृदय से बाहर निकलना है। हृदय आप तो घर ही समझ लो ना, आप अपने घर में ही कितना रहते हो। I want to step out of my home. Let us edit Rilke into a bit. और मुझे इस आकाश के नीचे चलना है। कितना सुंदर होगा ना अगर हम चल पाते तो। I would like to pray. मुझे प्रार्थना करनी है। And surely of all the stars that perished long ago, one still exists. I think that I know which one it is. Which one, at the end of its beam in the sky, stands like a white city. अब रिल्के यहाँ पे अपना वो रशियन स्पिरिचुअलिज्म के साथ आ चुका है और उसने भगवान को कहीं यहाँ रख दिया है, जो तुम्हें नहीं, शायद आपको। एंड श्योरली ऑफ ऑल द स्टार्स दैट पेरिश्ड लॉन्ग अगो, वन स्टिल एग्जिस्ट्स। शायद वो यह कह रहा है कि एक तारा तो बच गया है। वो कुछ भी कह सकता है, काव्य के साथ यही होता है। यू कैन मेक आउट एनी मीनिंग दैट यू वांट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू योर ओन इनर कंडीशन। आई थिंक दैट आई नो विच वन इट इज, द वन दैट स्टैंड्स लाइक अ व्हाइट सिटी। He exists, the God exists. Let us कुछ भगवान पे नहीं बोलते हैं, पर भगवान के तत्व के बारे में रिल्के कह रहा है। रिल्के कोई भगवान पे मानता नहीं था। He was, I think, Catholic, but albeit he did not practice it at all. वो नहीं था। और सच्चा कवि कभी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि कविता धार्मिक नहीं हो सकती। जैसे ही कविता धार्मिक हो गई, मतलब उसमें कुछ दाग आ गया। और इसमें पूरी यही बात है कि वो रो रहा है और लेमेंट है। What is lament is actually कुछ करगराना जैसे बोलते हैं। So I think that I know which one it is, that one that stands like a white city. So read this poem, it's called Lament. Now the next that we are going to discuss is The Blind Man's Song, एक अंधे की बात। अब रिल्के ने क्या किया था कि वो जब कविता लिखने जाता था ना, तो वो ऐसे ही पार्क में आ जाता था और बैठता था और अपने आप को सोचता था कि एक अंधा कवि है, एक अंधा व्यक्ति है, और वो अंधे व्यक्ति को क्या लगता होगा। हाँ ठीक है, आई कैन डिसाइड दैट, ओह उसे कैसा लगता होगा, उसकी कितनी करुण परिस्थिति है। पर रिल्के वो नहीं करता था। रिल्के अपने आप को अंधा ही मानता था। मतलब ही वुड गो इनटू द वेरी सेंटर ऑफ ब्लाइंड मैन। वो उस अंधे व्यक्ति के पूरे मध्य में चले जाता था और उस मध्य से पूरी दुनिया को देखता था। ही वुड गो इनटू द वेरी हार्ट ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड लुक अराउंड कि उस अंधे को कैसा लगता होगा। नहीं कि मैं सोचूं कि उसे कैसा लगता होगा, नहीं, उसे ही क्या लगता होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसे कविताएं में बहुत कम दिस थिंग्स आर very rarely experimented in poetry. There are a few bits and pieces here in Gujarati literature from what I know, but this thing in Western literature is seen again and again. Not again and again, but yes, there is somewhat of frequency that you see, and Rilke did this. So here is The Blind Man's Song. और ऐसा तो रिल्के ने पेंथर पे भी लिखा है, बच्चियों पे भी, एक बच्ची पे भी शायद लिखा था उसने कहीं, उसने बारिश पे भी ऐसे ही लिखा है, उसने इडियट पे भी, एक मूर्ख पे भी लिखा है। तो ब्लाइंड मैन के बारे में, आई एम ब्लाइंड यू आउटसाइडर्स, इट इज अ कर्स एंड अ कॉन्ट्राडिक्शन, अ टायरसम फार्स, एंड एवरी डे आई डिस्पेयर। आई पुट माई हैंड्स ऑन द आर्म ऑफ माई वाइफ, कलरलेस हैंड ऑन अ कलरलेस स्लीव। उसे तो पता ही नहीं है हाथ का कलर क्या है, और वो जहाँ पे हाथ रखेगा तो उसे पता ही नहीं है कि क्या कलर है। मतलब ही इज नॉट लाइकिंग दिस लाइफ, वो कलरफुल नहीं है। एंड शी वॉक्स मी थ्रू एम्प्टी एयर, हवा ही नहीं है, उच्च श्वास जो है उसके बीच पूरी एक खाली सी हवा है और उसमें से वो मुझे निकाल जाती है। शी वॉक्स मी थ्रू दिस एम्प्टी एयर। यू पुश एंड शव एंड थिंक दैट यू हैव बीन साउंडिंग डिफरेंट फ्रॉम स्टोन अगेंस्ट स्टोन, but you are mistaken. I alone live and suffer and howl. In me there is an endless outcry, and I can tell what's crying, whether it's my broken heart or my balls. He is explaining whatever the blind man feels. मैं इसके बारे में आपको क्या कमेंट्री दूं, क्योंकि ये यही बोल रहा है जो अंधे को लगेगा। If you are really blind, you will feel that you suffer. You really suffer. मेरा एक दोस्त है जो अंधा है और मुझे पता है कैसा लगता है।
इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक टू बी अ ब्लाइंड मैन, जस्ट यू नो ट्राई इट फॉर 2 आवर्स कि आपको कुछ दिखता नहीं। तो रिल्के इन चीज़ों के मध्य में चले जाता था और बाद में कहता था कि आई कांट टेल व्हाट्स क्राइंग वेदर इट्स माय ब्रोकन हार्ट और माय बॉल्स। आर द ट्यून्स फेमिलियर? यू डोंट सिंग देम लाइक दिस, हाउ कुड यू अंडरस्टैंड? Each morning the sunlight comes into your house and you welcome it as a friend, and you know what it's like to see face to face, and that tempts you to be kind. आप हर रोज सुबह जो सूर्य किरणें आती है उसको देख पाते हो, मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। और आप जब इन चीज़ों को देखते हो तो आप उनके साथ यू कम फेस टू फेस विद देम, एंड दिस थिंग टेम्प्ट्स यू टू बी टू काइंड टू काइंड, दिस थिंग टेम्प्ट्स यू टू बी काइंड। मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ। And there is an outcry of a blind man here, which is so beautiful that you now really know how is it to be blind. rilke ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको दे देता है जो बहुत कठिन है, और आप प्रयास करना एक बार, मैं तो आपको ज़रूर से कहूँगा। आर द ट्यून्स फेमिलियर? यू डोंट सिंग देम लाइक दिस, हाउ कुड यू अंडरस्टैंड? उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, पर सुन तो सकता है। और एक बात है कि जो आदमी दिव्यांग होता है ना, जैसे कि किसी को भगवान ने आंखें नहीं दी होती है ना, तो भगवान उससे कान बहुत अच्छे देता है। भगवान नहीं देता है, दैट इज़ अ वेरी साइंटिफिक टॉक दैट वी आर डूइंग, दिस इज़ अ फैक्ट। ये आप देख लेना, लेट अस नॉट go articulate ourselves more into it, but this is a fact, and Rilke has expressed these things here. Then there's an idiot song, there's a dwarf song. Rilke ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, पर आज समय तो हमारे पास थोड़ा बहुत तो लंबा, हम पूरा 3-4 घंटे का तो वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, पर he wrote so many beautiful things. Now I am going to read a poem that is Buddha in Glory 69, and this is such a great poem about Buddha from very much here. Then there's a poem by on flamingos where he wrote in this thing called as Jardin des Plantes in Paris. It's called Paris. We call it Paris in our accent, but it's Paris. It's something like that. मुझे बहुत नहीं आता है, पर Buddha in Glory, center of all centers, core of cores, almond self enclosed and growing sweet. All this universe to the furthest stars, and beyond them is your flesh, is your fruit. पूरा स्पिरिचुअल कविता है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देना कि सेंटर ऑफ ऑल सेंटर्स, कोर ऑफ ऑल कोर्स, ऑलमोस्ट सेल्फ एनक्लोज्ड, और सारी चीज़ों के पीछे, एंड बियॉन्ड देम इज योर फ्लैश, इज योर फ्रूट। जो समाधि है ना, वो इन सारी चीज़ों के परे है, मतलब इन चीज़ों का अंडर करंट है। सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करती ही है, पर समाधि है ना, जो 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 फ्रूट बुद्धा को मिला है एनलाइटनमेंट का, द वेरी स्वीटनेस that he has received in becoming enlightened, this very moment, to get extremely into this moment is all about enlightenment. Enlightenment जो आज तो चल रहा है, ये सब धंधे धर्म के नाम पे बहुत लोग, बहुत बाबा है, बहुत आचार्य भी बैठे हैं YouTube पे जो चला रहे हैं धंधे, पर enlightenment is all about being in this very moment, in this very existence, this very moment is everything, and that is what Rilke is trying to say. That is your fruit, and this moment is इन सेंटर ऑफ ऑल द कोर्स। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक साइड पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, पीछे मंदिर है, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट, या हियर इट इज, हियर देयर इज अ ट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। इफ आई कैन एक्सपीरियंस दिस मोमेंट, इफ आई कैन एक्सपीरियंस द फ्रूट ऑफ दिस मोमेंट, आई एम ऑलरेडी एनलाइटन्ड, एंड नाउ यू फील हाउ नथिंग क्लिंग्स टू यू, डिटैचमेंट, योर वास्ट शेल रीचेज इनटू एंडलेस स्पेस। ये तो पूरी चीज़ वेद में भी यही लिखा है, पर ये रिल्के बोल रहा है भैया, रिल्के है यहाँ पे, कि तुम एक ऐसी जगह पे पहुँच गए हो कि इट्स एंडलेस। ये तो गजब बात है। एंड देयर द रिच थिक फ्लूइड्स राइज एंड फ्लो, इल्यूमिनेटेड यू इन योर इनफाइनाइट पीस। और ये बहुत 4 लाइन जो इसके बाद आएगी बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। अ बिलियन स्टार्स गो स्पिनिंग थ्रू द नाइट, blazing high above your head, but in you is the presence, but in you is the presence that will be when all the stars are dead, that you have become amrit, amritam gamasya। वो है ना जो हमारे उपनिषद में है कि अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, फ्रॉम मोर्टालिटी यू विल रीच टू एटर्नलिटी। जो क्षण भंगुरता है वो बात नहीं हो। नाउ यू हैव बीन समथिंग वेरी मच फार, यू हैव बिकम, यू नो, आप अमर हो चुके हो। नाउ यू आर डेथलेस, यू आर अबाउट डेथ। रिल्के बुद्धा इन ग्लोरी, मुझे नहीं पता हाउ ही वाज मोटिवेटेड टू राइट ऑन बुद्धा, और इफ ही रेड बुद्धा समवेयर, आई डोंट नो, बट इट्स सच अ ग्रेट पोएम।
नाउ देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू रीड, दैट्स अ फॉर द सेक ऑफ अ सिंगल पोएम। यहाँ पे रिल्के की कमेंट्री है, जहाँ पे रिल्के कहता है कि कविता लिखने या साहित्य लिखना कितना कठिन है। साहित्य नहीं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, पर वो कविता को एक माध्यम बनाकर लिख रहा है कि पोएम्स अमाउंट टू सो लिटल व्हेन यू राइट देम टू अर्ली इन योर लाइफ। ये तो गलती मैंने भी की है, मैंने भी बहुत जल्दी कुछ कविताएं लिख दी थी, प्रेम पर ही थी सारी कविताएं, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ। रिल्के ने भी बहुत छोटा था तब उसने कविताएं लिखी थी, और उसका कुछ कड़वा अनुभव है उसके बारे में। उसने कुछ चीज़ें सीखी है कि यू ऑट टू वेट एंड गैदर सेंस एंड स्वीटनेस फॉर अ होल लाइफ टाइम एंड अ लॉन्ग वन इफ पॉसिबल, एंड देन एट द वेरी एंड यू माइट परहैप्स बी एबल टू राइट 10 गुड लाइन्स। कि आप पूरा जीवन अपना इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारे अनुभव करने पड़ेंगे, बहुत सारे शहर घूमने पड़ेंगे, बहुत सारी लड़कियों को भी मिलना पड़ेगा, बहुत सारे पुरुषों को भी मिलना पड़ेगा, सबके संपर्क में आना पड़ेगा, उनके दुख सुख सारी बातें सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, बहुत कुछ संवाद करने पड़ेंगे। एक पेड़ के नीचे बैठना होगा, एक फूल के साथ बातें भी करनी होंगी, किसी लड़की या किसी आदमी के सिर्फ हंसना, वो हंस रहा है उसको देखकर ही आपको मतलब समाधि हो जाए, ऐसे भी कुछ सारे एक्सपीरियंस लेने होंगे। रात को जागना होगा, बहुत कुछ करना होगा, तब शायद कहीं से आप एक आध दो लाइन लिख दोगे। और कविता लिखना कठिन है ही दोस्तों, कुछ लोग मतलब लिख देते हैं, वो तो चलो उनका प्रश्न है, पर अच्छी कविता है। ये जो हमने 3-4 कविताएं डिस्कस की, उसमें कितनी एसेंसफुल कविताएं थी। I did not have to explain much to you. There was such a great space of understanding that you could have. They were really beautiful poems. And उन aesthetic poems, उन चीज़ों को लिखने के लिए you have to wait. You cannot, just write it down. For the sake of a single poem, you must see many cities, many people and things. You must understand animals, must feel how birds fly. रिल्के ने फ्लेमिंगोज पर एक कविता लिखी है, अंधे पे लिखी, सब पे लिखी, अनुभव किया, गार्डन में जाके बैठा, वो देखा एक अंधे को, फॉलो किया होगा शायद अंधे को, ठीक है मित्रों, ऐसा किया होगा। घर पे बैठ के एसी में उसने कविताएं नहीं लिखी कि अंधा कैसा होगा। आज बहुत लिखते हैं, इंस्टा पे आ जाती है उनकी रीलें, नहीं ऐसे नहीं होता। मैं इस गार्डन में बहुत बार आया हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे साथ भी कैसे कुछ अनुभव हुए हैं। यहाँ पे मैंने भी एक मतलब थोड़ी डिसेबल थी, मेंटली रिटार्डेड एक लड़की को देखा था, और वो वहाँ पे पीछे एक बेंच है, वहाँ पे बैठी थी, और वो बस ऐसे हाथ हिला रही थी, उसे कुछ पता नहीं था, और वो बस सुंदरता, जैसे वो इतनी सुंदर थी, सुंदर नॉट इन द सेंस ऑफ हर बॉडी, नॉट इन द कामुक तरीके से नहीं, बट इन द वे दैट is very aesthetic. So you must be able to think back to streets in unknown neighborhoods, to unexpected encounters and to partings you had long seen coming, to days of childhood whose mystery is still unexplained, to parents whom you had to hurt when they brought you in a joy and you did not pick it up. बहुत फिर ये तो लंबा है, और you must be able to forget them when they are many, and you must have the immense patience to wait until they return, for memories themselves are not important, only when they have changed into your blood. तो रिल्के कहता है कि बहुत कुछ चीज़ें होती है कविता लिखने से पहले, ऐसे रील बना के नहीं छोड़ सकते आप, यू हैव टू एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स। मेरी भी कहानी ऐसी है, मैंने भी अनुभव किया थोड़ा बहुत, आई हैव नॉट रीच द अल्टीमेट पिक, बट है थोड़ा बहुत अनुभव, पर इतना नहीं है कि कविता इतनी अच्छी लिख पाऊँ। हाँ, पर अनुभव ज़रूरी है, मैं भी ढूंढता रहता हूँ अनुभव। यहाँ पे बीच में बैठ के बोल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, उनको थोड़ा ऑड लगता है, अब नहीं, मुझे इतना ज़्यादा ऑड नहीं लगता है, बिकॉज आई ट्राई टू स्पीक आउट माई हार्ट। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस। मैं यहाँ पे आके भी कुछ लोगों को मिला हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो कल यहाँ पे शूट करने आया था, तो कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तो मैं खेलने लगा फुटबॉल, भाई अनुभव ले रहा था। तो रिल्के, कविता लिखना कठिन है, दिस इज आवर फाइनल गो टू, कि ऐसे नहीं, अनुभव लो मित्रों, थोड़ा बाहर घूमो, चलो अनुभव लो तो ही होगा। और अब एक दो कविताएं डिस्कस करते हैं, बाद में अंत लाते हैं, फिर आप आनंद उठाओ रिल्के का। 131, यू मस्ट ऑल्सो एक्सपीरियंस द वर्जिन ब्यूटी ऑफ रिल्के। मैं ही क्या आपको बताऊं, थोड़ा बहुत मैं तो आपको सिर्फ गाइड दे रहा हूँ कि यू हु नेवर अराइव्ड, दिस इज अ वेरी फेमस पोएम, ये तो बहुत चलती है। उसने हेमलेट के एक पात्र पे भी कविता लिखी है, एरियल फ्रॉम टेम्पेस्ट, a play Shakespeare is also something that I like. Now you who never arrived, a bit of romantic poem. You who never arrived in my arms, beloved, who were lost from the start. तुम जो मेरी कभी थी ही नहीं, हमारा प्यार इतना सुपरफिशियल था कि you who never arrived in my arms, beloved, who were lost from the start. I don't even know what songs would please you. मुझे नहीं पता कि तुम मोहित हो जाओगे किन चीज़ों से, मुझे नहीं पता।
I have given up trying to recognize you in the surging wave of the next moment. All the immense images in me, the far off, deeply felt landscapes, cities, towers, and bridges, and unsuspected turns in the path, and those powerful lands that were once pulsing with the life of the gods, all rise within me to mean you who forever elude me. सारी ही चीजें हैं जो मेरे जीवन की, वो सारी चीजें तुम्हारी ही याद, तुम हो उसमें रूपांतरित होती जाती है। शहर है, ब्रिज है, बहुत सारी चीजें, ईश्वर जो भूमि पर था, सब चीजें वो तुम में ही रूपांतरित होती है, तुम्हारे प्रेम में मेरे प्रियतम। ऑल सारी चीज, ऑल थिंग्स राइज विद इन मी टू मीन यू। तुम हो उस दे मीन यू, बट यू एल्यूड मी, तुम मेरे से कहीं दूर जा रही हो। यू एल्यूड मी, You beloved, who are all the gardens I have ever gazed at। मुझे वॉल्ट व्हिटमैन याद आ गया कि तुम्हारी आंखों में जो कविता है ना, वो मैंने पढ़ी सारी कविताओं से भी अच्छी है। That something which is there in your eyes is more beautiful than all the print that I have read। रिल्के भी शायद यही कह रहा है कि You beloved, who are all the gardens I have ever gazed at, longing an open window in a country house, and you almost stepped out, pensive to meet me। तुम बाहर आई मुझे मिलने। Streets that I chanced upon, you had just walked down them and vanished। तुम जो सड़कों पे चली थी, मैं भी उस पे आ ही गया था, मैं भी उस पे चलने में I chanced upon them, मैं अनायास ही उस पे आ गया। And vanished, just walked, and you had just walked down and vanished। तुम उस सड़कों पे आई तो थी और तुम अचानक से चली गई थी। शायद ये हृदय की बात कर रहा है रिल्के कहीं, कि तुम मेरी यादों में थी, तुम उस पे थी, तुम मेरे हृदय में कहीं ना कहीं मुझे संघोर के मैंने तुम्हें रखा था, पर अब तुम चली गई हो। And sometimes in a shop the mirrors were still busy with your presence and startled gave back my too sudden image। वो रिल्के पूरी अपनी मेमोरीज नोट कर रहा है कि जब तो हम साथ में थे तब हमारी यादें कैसी थी, तब हम कैसे थे, और अपने कुछ संस्मरण लिख रहा है कवि कि who knows, perhaps the same bird echoed through both of us yesterday, separate in the evening। ये bird कौन है भाई? Perhaps I will return, I will repeat what I said। Who knows, perhaps the same bird echoed through both of us yesterday, separate in the evening। ये bird कौन है? ये पक्षी प्रेम का पक्षी है। इस पक्षी ने हमारे अंदर कुहू कुहू एक साथ ही किया था, पर अलग थे हम दोनों, हमारा शरीर अभी भी अलग है, आत्मा एक नहीं हुई है। Who knows, perhaps the same bird echoed through both of us yesterday, separate in the evening। कविता यहाँ पे खत्म होती है और हम प्यार में पड़ जाते हैं रिल्के के, या तो फिर हमारे प्रिय पात्र के, और इच्छा होती है कि ऐसा कोई प्रिय पात्र हो। पर आजकल तो बहुत प्यार भी बहुत सुपरफिशियल हो चुका है। ये सब कविताएं से हम अपने आप ही दौड़ जाते हैं। वी डू नॉट आवरसेल्व्स वांट टू डू सच थिंग। हमें बस ऊपर छल्ली, गुजराती में से ऊपर छल्ली बोलते हैं, सुपरफिशियल, हमें इतना अच्छा नहीं पसंद है। वी डू नॉट वांट टू गो इनटू द डेप्थ्स, इनटू द इंक्रीजिंग डेप्थ्स ऑफ आवर ओन सेल्फ। रिल्के ने कहीं कविता में ऐसा भी लिखा है कि यू मस्ट डाइव इनटू द इंक्रीजिंग डेप्थ्स ऑफ योर ओन सेल्फ। ये है हमारा कवि। और कुछ 2-3 कविताएं हैं हमारे पास जो बची कुची है, और कुछ एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई रिल्के की एक कविता का, छोटी सी चीज पढ़ता हूँ। रिल्के के अंदर जो परिवर्तन आया था ना, उसको उसने हार्डवर्क, उसने आई थिंक शायद उसने उसे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के दृष्टि से देखा था। द वर्क ऑफ द हार्ट इज डन, द वर्क ऑफ द आईज इज डन। उसने जो भी चीजें देखी थी ना, उसने प्यार, प्रिय पात्र को देखा, उसने बाहर की जो भी चीजें देखी थी ना, पैंथर, ब्लाइंड मैन, इडियट, ड्वार्फ, उन सब चीजों को तो रिल्के ने अनुभव किया ही था। पर रिल्के की कविताओं का और एक टर्निंग पॉइंट आता है, और उस टर्निंग पॉइंट के बारे में भी रिल्के ने कविता लिखी है, जिसका नाम ही टर्निंग पॉइंट है। और वहां पे वो आखिर में एक चीज देता है कि वर्क ऑफ द आईज इज डन नाउ, go and do hard work on all the images imprisoned within you, for you overpowered them, but even now you don't know them। learn inner man to look on your inner woman। अर्धनारेश्वर, याद रखना, ये हमारे हिंदू फिलोसॉफी, हमारी मतलब हिंदू फिलोसॉफी में भी है कि अर्धनारेश्वर आदमी के, एक आदमी के अंदर स्त्री भी है और पुरुष भी है, पुरुष के अंदर स्त्री भी है और स्त्री के अंदर पुरुष भी है। लर्न इनर मैन टू लुक ऑन योर इनर वुमन, द वन अटेन्ड फ्रॉम 1000 नेचर्स, द मियरली अटेन्ड बट नॉट येट बिलवेड फॉर्म। आपके पास है तो सही, पर आपने उसे प्रिय पात्र की तरह देखा नहीं है। यू नॉट अटेन्ड टू दैट स्टेज। सो रिल्के ने कहीं एक जगह पे कहा था कि जो भी तुम्हारे
बाहर के जो भी चीजें हैं ना, वट एवर इज आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड, वट एवर फीलिंग्स और इमोशंस अराइज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, वट एवर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, the same things are within us as well. And what the things are within us, the objects, images, the feelings, the emotions are within us, are outside as well. उसकी वो छवि है, बाहर की तरफ भी उसकी एक छवि है। सो रिल्के ने एक कविता ने ये टर्निंग पॉइंट भी आया था कि उसने फिर कविताएं जो लिखी वो अलग थी। उसने फिर पैंथर पे नहीं लिखा, उसने अपनी कविताओं का पूरा सुर बदल दिया था। अभी पीछे एक जगह पे आरती शुरू हो गई है मंदिर में, तो आई थिंक माई वॉइस माइट बी क्रैकिंग, बट आई हैव अ माइक विथ मी। सो मुझे आशा है कि आवाज़ वो आ नहीं रही है, और आ रही है तो मित्रों मुझे माफ़ करना, क्योंकि ईश्वर बहुत बीच में आ जाता है और धर्म मेरे लिए तो थोड़ी अड़चन पैदा कर देता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट की बात है। बाद में हम एक आखिरी चीज़ ले लेते हैं कि वर्ल्ड वॉज इन द फेस ऑफ बिलवेड। लास्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, world was in the face of the beloved, but suddenly it poured out and was gone. World is outside, world cannot be grasped. Why didn't I from the full beloved face as I raised it to my lips? Why didn't I drink it, world, so near that I could almost taste it? I drank insatiably, I drank, but I was filled up also with too much world, and drinking I myself ran over. ये पूरी रूमी पढ़ा है ना मित्र आपने, पूरा ही मतलब लव का प्यार है उसमें। तो रिल्के यहाँ पे थोड़ा सूफीज्म में आ गया है, और रजनीश ने भी एक जगह पे कहा था कि रिल्के के अंदर वो सूफीवाद था थोड़ा बहुत। आई थिंक ही कमेंटेड अबाउट दैट। सो इसमें है कि पूरी दुनिया को मैंने अपने प्रियतम के चेहरों में देखा है। ये रूमी की भी एक ऐसी कविता है। सो दिस इज सच, वर्ल्ड वॉज इन द फेस ऑफ बिलवेड। मैंने इतना पिया, मैंने इतना ही पी, मैंने इतनी जाम पी ली मेरे प्रियतम के पात्रों में से कि आई वॉज फिल्ड अप विथ टू मच वर्ल्ड, एंड ड्रिंकिंग आई माई सेल्फ रैन ओवर। मैं इतना तृप्त हो चुका हूँ, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट इन टू वर्ड्स, बट आई रैन ओवर द वर्ल्ड एंड ड्रिंकिंग आई माई सेल्फ रैन ओवर। मैंने अपने आप को ही खो दिया कहीं कहीं पे। रिल्के यह भी कहता है। रिल्के के अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म का जो पूरा सुर आया था ना, वो दिखता है हमें कविताओं पर। और हिंदू माइथोलॉजी, फिलोसॉफी, अलग अलग धर्म, सूफीज्म, अलग अलग चीजों में से रिल्के ने अपनी बात उठाई नहीं है। रिल्के ने जो कहा वो उनके संलग्न था, संलग्न भी नहीं था, ये कवि कह रहा है। मैं आई डू नॉट वांट टू पुट रिल्के डाउन। मुझे रिल्के को इतना, या किसी कवि को मुझे इतना मतलब नीचा नहीं कर देना है कि ठीक है भाई इसने तो हिंदू फिलोसॉफी में से कविता लिखी। नहीं, मैं इतना क्रूर नहीं हूँ। आजकल के साहित्यकारों या विवेचकों जितना मैं क्रूर नहीं हूँ कि जो भी चीज आई वो बोल देगी अरे ये तो हिंदू फिलोसॉफी में लिखा गया। अरे लिखा गया है तो भाड़ में गई आपकी फिलोसॉफी, फेंक दो आपके सारे उपनिषद और वेद। आज का कवि लिख रहा है ना, तो आज की बात करेगा। रिल्के ने आज वो चीजें लिख दी, शायद उसने नहीं पढ़े होंगे उपनिषद और वेद, पर उसने वही चीजों का अनुभव अपने हृदय से किया, उन चीजों को अपने हृदय में उतारा, उन चीजों को अपने लोही में कन्वर्ट, अपने खून में कन्वर्ट की। यू नो, ही मेड इट इनटू हिज ब्लड, ही ब्रीथ दोस थिंग। आजकल साहित्य में जो गलत चल रहा है, रिल्के उसके सामने एक रिवॉल्यूशन है पुराना कवि, पर हमें सीखना चाहिए उसमें से आज कि फेंक दो सारी पुरानी चीजें, फेंक दो सारी परिभाषाएं आपकी, सीखो इस क्षण में से, सीखो इस अद्भुत और सुंदर क्षण में से कि क्या है कविता। कविता तो जीना है मित्रों, पहले आप जीना सीखो। जीना सीखो मतलब जियो, उसमें सीखने जैसे क्या बात। आओ कभी एक आध अपने घर के नजदीक जो भी गार्डन है उसमें जाओ और देखो, किसी सुंदर स्त्री को देखो, किसी पुरुष को देखो, किसी बच्चे को दौड़ धाम करते देखो, किसी माता को देखो जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, किसी वृक्ष को देखो कि कैसे वो अपनी लताएं हिला रहा है, एक फूल को गिरते देखो। रिल्के की एक बहुत सुंदर कविता है मित्रों, आई थिंक उसका शीर्षक मुझे याद नहीं है, पर वो ऐसे है कि द लीव्स आर फॉलिंग एज इफ फॉलिंग फ्रॉम, वो इस बुक में नहीं है, सो मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाया, और मुझे वो अपने मुख में भी आई डू नॉट हैव बाय हार्ट, पर उसमें भी वो पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है इन दी एंड। बहुत सहजता से होता है, फोर्स नहीं करता है आजकल की सनातन, वो ऐसा टूट नहीं पड़ता है आप पे, और उसको कुछ आपको सिखाना भी नहीं है आखिर में। He says that the leaves are falling as falling from the fall and everything falls, everything is falling from the infinite and I too will fall one day। वो फिर मृत्यु पे भी आ गया है। तो पढ़ो रिल्के को, आनंद उठाओ और मजे करो जीवन में। जो भी अलग अलग अनुभव है मित्रों वो लो। और मैं इस वीडियो के साथ अपना मेल आईडी भी शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ भी आप संवाद कर सकते हो, हम भी चर्चा करेंगे।
मुझे कविता में तो इंटरेस्ट है ही, साहित्य में भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, पर मित्रों मुझे इंटरेस्ट है कि आदमी आदमी से मिले। ये बड़ी एक कमी है आजकल के ज़माने में, आदमी आदमी से नहीं मिलता है। तो आदमी आदमी से मिले, इसके लिए मैं अपना जीमेल आईडी दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ लगे कि कुछ वीडियो डिस्कस करने, कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ कविताएं हैं जो शायद मैंने सब साहित्य नहीं पढ़ा है, मैंने मेरे गांव मतलब मेरे प्रांत का जो गुजराती है वो मैंने अच्छा खासा थोड़ा बहुत पढ़ा है। आई हैव रेड इंग्लिश लिटरेचर टू अ गुड अमाउंट, नॉट सो ग्रेट अमाउंट, बट आई लव वेस्टर्न लिटरेचर, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो कभी कभार आप मुझे मेल भेजो, कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऑनलाइन मिल सकते हैं तो ऑनलाइन मिलेंगे, अगर गुजरात में से हो तो आप गुजरात में, हम कहीं मिल जाएंगे। बाहर से हो तो कहीं एक प्रोग्राम बनाएंगे कि मिलेंगे साथ में, तो मजा आएगा। मिलने में जो आनंद है, कभी कभार साथ में बैठकर आनंद लेंगे, चर्चाएं करेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे।